दादी ने मुझे भाई को प्रीत से दूर रखने के लिए कहा था, तो मैं उन्हें कभी करीब लेकर नहीं आ सकता। दिव्या तुरंत कहती है, क्या आपको पता है दुश्मनी की वजह क्या है? आदित्य जवाब में कहता है, नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि राठौर परिवार की वजह से दादाजी की जान गई थी, या उन्होंने ही दादाजी को मारा है। इसलिए दादी कभी भी राठौर परिवार से रिश्ता नहीं रखेंगी। दिव्या बिल्कुल चुप होकर आदित्य को देखती है। अब तो पॉसिबल ही नहीं था कि दिव्या प्रीत को यहाँ घर की बहू बना कर लाए। दिव्या को सोच में डूबा हुआ देखकर आदित्य दिव्या के गालों पर हाथ रखकर कहता है, वाइफी, अगर तुम परिवार के बीच में दुश्मनी करना चाहती हो तो मना नहीं करूँगा, लेकिन मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। और जो भी करोगी याद रहे, दादी को बिल्कुल भनक ना हो। अगर ऐसा हुआ तो शायद वो तुमसे रिश्ता तोड़ दें, और अगर रिश्ता टूट गया तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊँगा। कहते हुए आदित्य बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया। इसका मतलब अब ये था, अगर दिव्या को प्रीत और अर्जुन को मिलवाना है तो उसे अपना रिश्ता दांव पर लगाना ही होगा। दिव्या इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगती है। कुछ देर बाद दिव्या कहती है, अगर दादी से रिश्ता टूट जाएगा तो क्या मुझे आपसे दूर जाना होगा? आदित्य बहुत देर तक दिव्या को देखता है, फिर बहुत ज़्यादा सीरियस में कहता है, हो सकता है। यह सुनते ही दिव्या का चेहरा अब गंभीर हो जाता है। दिव्या को भी पता था कि वो कभी भी आदित्य के बिना तो बिल्कुल भी नहीं रह सकती, लेकिन उसे अर्जुन और प्रीत के रिश्ते के साथ ही राठौर और सिंघानिया की दुश्मनी ख़त्म करना था। दिव्या बहुत ज़्यादा सोचने लगती है कि आखिर उसे अपने रिश्ते को चुनना है या फिर दोनों फैमिली के बीच की दुश्मनी को ख़त्म करना है। आदित्य इन सब सोचों से बाहर लाते हुए बहुत करीब उसकी बाहों में भरकर कहता है, कल सोच लेना, अब सो जाओ। दिव्या आदित्य की बात मानकर सब कुछ भुलाकर आदित्य की बाहों में आंखें बंद कर लेती है। इधर अर्जुन कमरे में सारे सामान को फेंकने लगता है। वह हर सामान को फेंकते हुए चिल्लाकर कहता है, क्यों मुझे प्रीत के जाने पर फर्क पड़ रहा है? क्यों? कहते हुए अर्जुन टेबल को फेंक देता है। क्या हो गया है मुझे? मैं प्रीत से मिलने क्यों गया? और जब वो मुझे छोड़कर चली गई तो फिर क्यों मैं उसे अपने पास देखना चाहता हूँ? कहते हुए थोड़ा रुककर धीमे से खुद से ही सवाल करता है, कहीं मुझे उससे प्यार तो नहीं हो गया ना? फिर खुद के ही ख्यालों को नकारते हुए कहता है, नहीं नहीं, ये हो ही नहीं सकता, मैं उससे प्यार नहीं कर सकता। कहते हुए अर्जुन बहुत ही ज़्यादा परेशान और उलझन में पड़ जाता है। अगली सुबह दिव्या कमरे में जाकर देखती है तो आदित्य बालकनी में किसी पर कॉल से बात कर रहा है। यह देखकर दिव्या जल्दी से कपबोर्ड से फर्स्ट एड बॉक्स निकालती है और जल्दी जल्दी अपने हाथ पर दवाई लगाकर पट्टी करने को होती है कि आदित्य कॉल पर बात करते हुए बालकनी के अंदर आता है। ओके कहकर आदित्य कॉल को कट करता है। वहीं दिव्या ने जैसे ही आदित्य की आवाज़ सुनी, तुरंत अपने हाथ पीछे करके खड़ी हो गई। इस पर आदित्य ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। आदित्य कबर्ड से कुछ
फाइन निकालने लगा। वाइफी, मैं 1 हफ्ते के लिए दुबई जा रहा हूँ, कहकर आदित्य मुड़कर दिव्या को देखता है, जो उसे ही देख रही थी। मैं भी आपके साथ जाऊंगी, दिव्या बोली तो आदित्य उसके पास जाकर आंखों में देखते हुए कहता है, अगर मैं लेकर जा सकता था तो ज़रूर लेकर जाता। लेकिन दिव्या का तुरंत जवाब आता है, अगर मैं नहीं जा सकती तो आप भी कहीं नहीं जाएंगे। आदित्य दिव्या के गालों पर हाथ रखकर कहता है, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट वाइफी, मुझे जाना ही होगा। दिव्या आदित्य को नाराज़गी से देखने लगती है और जिद करते हुए कहती है, मैंने कहा नहीं मतलब नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगे। दिव्या अब जिद पर अड़ जाती है तो आदित्य एकदम सर्द आवाज़ में कहता है, जिद करना बंद करो। दिव्या आदित्य के चेहरे को देखकर थोड़ा पीछे होती है। आदित्य का ध्यान फर्श पर जाता है तो उसका चेहरा बहुत ज़्यादा सर्द हो जाता है। फर्श पर खून की बूंदें गिर रही थीं। अब जाकर आदित्य का ध्यान पूरी तरह से दिव्या पर जाता है, जो अपने हाथ पीछे करके खड़ी थी। अपने हाथ आगे करो, आदित्य की सर्द भरी आवाज़ आती है। दिव्या नम आंखों से आदित्य को देखते हुए कहती है, आप मुझे छोड़ कर कहीं नहीं जाओगे ना। कहते हुए दिव्या के आंसू गालों पर आ जाते हैं। आदित्य आगे बढ़कर दिव्या के हाथों को पकड़कर आगे करता है। दिव्या का बायां हाथ कटा हुआ था और उसमें से खून भी बह रहा था। आदित्य अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए आंखें बंद कर लेता है। कैसे हुआ ये? सर्द आवाज़ में आदित्य कहता है। लेकिन दिव्या कोई जवाब नहीं देती। मैंने पूछा कैसे हुआ ये? इस बार आदित्य गुस्से से चिल्लाता है। दिव्या डर से सहम जाती है। आदित्य दिव्या के कंधे को पकड़कर गुस्से में कहता है, वाइफी, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। दिव्या डरते हुए मैं सब्जी काट रही थी तो लग गई। आदित्य फिर एक बार दिव्या पर चिल्लाता है, किसने कहा था तुमसे ये सब करने को? सारे सर्वेंट मर गए हैं। दिव्या रोने लगती है। दिव्या को पहले से ही पता था कि आदित्य ऐसा ही रिएक्ट करेगा, पर इतना ज़्यादा चिल्लाएगा ये नहीं पता था। दिव्या को रोता देखते ही आदित्य अपने हाथों को दिव्या के कंधे से हटाता है और गुस्से को कंट्रोल करने के लिए अपनी आंखों को बंद कर लेता है। दिव्या रोते ही आदित्य को देखती है। वैसे तो वह कल से आदित्य के गुस्से से बचने के लिए रोने का नाटक कर रही थी। ये बात आदित्य को बहुत अच्छी तरीके से पता थी, पर फिर भी वो ऐसा दिखा रहा था जैसे उसे कुछ पता ही न हो। आदित्य दिव्या को बेड पर बैठाकर फर्स्ट एड बॉक्स लाकर दवाई कॉटन से अच्छे से खून को पोंछ कर लगाता है। दिव्या अब रो नहीं रही थी, बस आदित्य को देख रही थी। आदित्य बहुत ज़्यादा सीरियस था। आदित्य अब पट्टी बांधने लगता है, तभी उसका फ़ोन रिंग होता है। कॉल उठाकर वह स्पीकर में डाल देता है। उधर से वीर की आवाज़ आती है, सर, हमें दोपहर तक वहाँ पहुँचना होगा, सो अभी हमें निकलना होगा। वीर के बोलते ही आदित्य पट्टी करते हुए कहता है, ओके, 10 मिनट में निकलेंगे, सब कुछ रेडी है। वीर का जवाब आता है, यस सर। कॉल कट होते ही दिव्या झटके से अपने हाथों को खींच लेती है। आदित्य घूर कर देखता है,
दिव्या उठकर खड़ी होकर जाती है और फिर वहाँ से जाने लगती है। आदित्य उठकर दिव्या को पीछे से पकड़कर अपने हाथ पेट पर रखता है, अपने चिन को दिव्या के कंधे पर रखता है। दिव्या खुद को छुड़ाते हुए नाराजगी से कहती है, मुझे छोड़िए, नाराज हो वाइफी। फिलहाल तो मैं तुम्हें बस इतना बोलूँगा, अपना ख्याल रखना और कुछ भी हो मुझे कॉल करना। मुझे नहीं सुनना आपकी कोई बात, जाइए यहाँ से। दिव्या के इतना बोलते ही आदित्य दिव्या को छोड़कर कहता है, ओके। बोलते हुए आदित्य फाइल उठाकर जाने लगता है। मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगी। आदित्य दिव्या के बोलने पर बिना मुड़े कहता है, मैं मना लूँगा वाइफी। चलते हुए कमरे से बाहर निकल जाता है। दिव्या दौड़कर आदित्य के पीछे चली जाती है। दोनों विला के बाहर आ जाते हैं। बाहर आते ही दिव्या आदित्य के गले लग जाती है। जिद्दी, रूड, अकड़ू, गुस्सैल दिव्या बोलती ही जाती है। आदित्य मुस्कुराते हुए दिव्या के माथे को चूम लेता है। वहीं वहां खड़े बॉडीगार्ड के साथ रॉकी और छाया शॉक्ड थे। पहली बार ऐसा था कि उन्होंने आदित्य का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा था। यही तो प्यार की ताकत है, जो पत्थर को भी मोम की तरह पिघला सकती है। दिव्या आदित्य से अलग होकर कहती हैं, मिस्टर हस्बैंड, अपना ध्यान रखिएगा और टाइम टू टाइम खाना खाइएगा। जब भी मैं कॉल करूं तो रिसीव कीजिएगा, वरना मैं बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो जाऊंगी। फिर आप मुझे बिल्कुल नहीं मना पाएंगे। दिव्या बस हाँ में सिर हिला देती है। आखिर में वह कहता है, मैं जाऊं वाइफी। दिव्या उम्मीद भरी नज़रों से आदित्य को देखते हुए कहती है, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आपका जाना कैंसिल हो जाए? आदित्य दिव्या की आंखों में देखते हुए कहता है, अपना ख्याल रखना वाइफी। आज की तरह लापरवाही नहीं होनी चाहिए। कहते ही आदित्य दिव्या के गालों को छूकर दूर होकर कार में बैठ जाता है। दिव्या खड़ी होकर बस आदित्य को ही देखती रहती है। कुछ ही पल में आदित्य की कार मेन गेट से बाहर की ओर निकल जाती है। दिव्या उदास मन से विला के अंदर जाती है। वहां पहुंचते वह देखती है तो सारा परिवार कहीं जाने को लेकर डिस्कस कर रहे थे। तरुणा देवी कहती हैं, आप लोग अभी ही निकल जाइए, हमने सारा इंतजाम कर दिया है। दिव्या सबके पास जाकर कंफ्यूज होकर पूछती है, कहाँ निकलना है? तरुणा देवी दिव्या को देखकर कहती हैं, केरल, आप सब घूम कर आइए। वैसे भी घर में रह रहकर बोरियत होती होंगी। सभी हाँ में सिर हिला देते हैं। कुछ ही देर में सब कोई अपना बैग लेकर बाहर आते हैं। तेजस और सपना भी सिंघानिया विलेज आ चुके थे। ध्रुव आज ऑफिस नहीं गया था तो वो भी जाने वाला था। अर्जुन तो अपने सोच में ही डूबा हुआ था। सपना आज अनु को लेकर यहाँ पर नहीं आई थी। वैसे तो सपना अनु के बिना जाना नहीं चाहती थी, लेकिन माँ पापा के जिद करने पर यहाँ आ गई। विला के बाहर सभी कार में बैठ जाते हैं। तेजस और रूही, ध्रुव और ज्येष्ठा, अर्जुन और सपना, गौरव और रूमी एक साथ अपनी अपनी कार में बैठ जाते हैं। वहीं एक कार में अनुज, दिव्या, रूहान और रूहानी बैठ जाते हैं। सभी कार अपनी स्पीड के साथ विला से एक एक करके बाहर निकल जाती हैं।
लंबे सफ़र की वजह से पहले दिन सब कोई थकान से कमरे पर ही आराम करते हैं। केरल में ही सिंघानिया के नाम पर पूरा होटल बुक हो चुका था। दूसरे दिन सब कोई घूमने निकलते हैं। केरल की हरियाली और सुंदरता हर किसी को बहुत ही ज़्यादा भा जाती है। ज्येष्ठा हर तरफ देखते हुए, ध्रुव यूँ ना, मैं कब से यहाँ आना चाहती थी लेकिन कभी आ ही नहीं सकी, कहते हुए वह ध्रुव को देखती है जो एक टकनाव पर बैठी लड़कियों की तरफ देख रहा था। ज्येष्ठा यह देखकर ध्रुव के आगे खड़े होकर घूर कर देखती है। ध्रुव का ध्यान ज्येष्ठा पर जाता है। कोई पसंद आई या फिर नहीं? ज्येष्ठा अपने दोनों हाथ बांधे बोली। तो ध्रुव थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। वह ऐसे कंफ्यूजन में ही बोला, कौन? ज्येष्ठा घूर कर देखती रहती है। वहाँ ध्रुव कंफ्यूजन फेस लेकर ज्येष्ठा को ही देख रहा था। तभी दोनों को हंसने की आवाज़ आती है। दोनों उस तरफ देखते हैं तो दिव्या दोनों को ही देखकर हंस रही थी। ध्रुव और ज्येष्ठा दोनों ही एक दूसरे को देखने लगते हैं। दिव्या हंसते हुए उनके पास आकर बोली, मिस्टर हीरो, जब हीरोइन पास में हो तो नजरें कहीं और मत रखिए, वरना हीरोइन नाराज हो जाएगी। ध्रुव ज्येष्ठा को देखने लगा। कुछ देर तक तो वह सोचता रहा, लेकिन जब उसे याद आया तो वह झट से ज्येष्ठा की तरफ देखने लगा, जो अब उससे गुस्सा होकर वहां से जाने लगी। यह देखकर ध्रुव ने सिर पीट लिया। दिव्या मुस्कुराते हुए बोली, अब जाइए, नाराज हो गई, मनाइए उसे। ध्रुव ज्येष्ठा को देखता है, फिर कुछ सोचते हुए दिव्या से कहता है, वैसे दिव्या, आदित्य कहाँ है? वो कहीं गया है क्या? ध्रुव का सवाल सुनते ही दिव्या का बुरा सा मुंह बन जाता है। वह बुरा सा मुंह बनाते हुए ही बोली, दुबई गए हैं, कोई इम्पोर्टेंट काम है। उन्हें तो काम के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। इस पर ध्रुव खुद के बालों पर हाथ रखकर स्टाइल करते हुए बोला, इसलिए कहा करता था मुझे बॉयफ्रेंड बना लो, अब कम से कम अकेले तो घूमना नहीं पड़ता। तुम्हारा लक ही खराब है। दिव्या घूरते हुए ध्रुव को देखने लगी तो ध्रुव मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे पता है मैं बहुत हैंडसम हूँ, लेकिन अब देखने से क्या फ़ायदा। जब मौका मिला था तब तो नहीं देखा। ध्रुव इतना बोला ही था कि ज्येष्ठा आकर उनके आगे खड़ी हो जाती है। क्या कहा तुमने? ज्येष्ठा का सवाल सुनते ही ध्रुव हड़बड़ा जाता है। दिव्या ज्येष्ठा को भड़काते हुए बोली, इन्होंने कहा है कि केरल की खूबसूरती के साथ इन्हें लड़कियां भी पसंद आ गईं। ज्येष्ठा दिव्या से नजरें हटाकर ध्रुव को गुस्से से देखने लगी। वहीं दिव्या ध्रुव को देखकर आई भी करती है, जैसे कह रही हो, अब आएगा मजा। ध्रुव एक नज़र ज्येष्ठा को देखता है, जो गुस्से से आग बबूला हो चुकी थी। ध्रुव बोला, वाइफ ही, दिव्या मुझे फंसा रही है, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। दिव्या मासूम बनकर बोली, मैं झूठ क्यों बोलूँगी? क्या हमारी कोई दुश्मनी है? ज्येष्ठा ध्रुव को देखते हुए बोली, मैं क्या बेवकूफ़ हूँ? दिव्या चुपचाप वहाँ से खिसक जाती है। वहीं ध्रुव बेचारा सिर झुकाए ज्येष्ठा की डांट सुनने लगता है। अर्जुन सभी से दूर अकेला शांत खड़ा था। उसे तो बस प्रीत की याद सताए जा रही थी। सपना हमेशा से अर्जुन को नोटिस करती आई है कि अर्जुन उसकी तरफ देखता नहीं है। सपना अपनी एंगेजमेंट रिंग को देखकर चूती है।
फिर अर्जुन की तरफ देखने लगती है। वहीं दूर खड़ा अनुज सपना को नोटिस कर रहा था। सपना अब अर्जुन के पास जाकर खड़ी हो गई और उसके आने पर ही अर्जुन कोई रिएक्ट नहीं करता। सपना सामने देखते हुए बोली, आप कुछ परेशान लग रहे हैं, कोई बात है जो आपको परेशान कर रही है? अर्जुन ने सपना को देखा और ज़्यादा इंटरेस्ट ना दिखाते हुए बोला, नहीं, ज़्यादा खास बात नहीं है। यह बोलते ही अर्जुन वहाँ से चला गया। सपना को यह बात बहुत बुरी लगी क्योंकि यहाँ तो सिर्फ अर्जुन की वजह से वो आई थी और अर्जुन को तो जैसे उससे कोई मतलब ही नहीं था। सपना लगातार अर्जुन को देखती रहती है। उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल उमड़ने लगे कि अगर अर्जुन ऐसा ही बिहेव करता रहा तो फिर उसकी सुहागन जिंदगी कैसे चलेगी। उसका जो अर्जुन का पति के रूप में रिश्ता जुड़ने वाला था, वो कभी इस रिश्ते को निभाएगा? वहीं अनुज को देखकर रूहान बोला, मुझे लगता है आपको सपना को अपने दिल की बात बता देनी चाहिए क्योंकि अर्जुन भाई को देखकर साफ साफ पता चल रहा है कि उन्हें सपना में इंटरेस्ट नहीं है और ना ही उसके साथ रिश्ते में बंधने में। परसों भी वो इंगेजमेंट करने के बाद गायब हो गए। अनुज शांत से बस सपना को देखते रहता है। वैसे तो उसने भी यह नोटिस किया था कि अर्जुन सपना को बिल्कुल भी नोटिस नहीं करता। वहीं रूहानी अकेली सब कोई से दूर खड़ी होकर केलर की खूबसूरती को देख रही थी। तभी कुछ लड़के आकर उसके पास खड़े हो जाते हैं। रूहानी यह देखकर वहाँ से जाने लगती है कि एक लड़का उसका हाथ पकड़ लेता है। रूहानी हैरान होकर उसे देखने लगी। वह लड़का अजीब तरह से मुस्कुराते हुए बोला, अकेले ऐसे कब तक घूमोगी? हमें ज्वाइन कर लो, सच बता रहे हैं, खुश हो जाओगी। रूहानी गुस्से से अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी। छोड़ो मुझे, बोलते हुए बुरी ताकत लगाते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन दूसरा लड़का भी रूहानी को पकड़ लेता है तो रूहानी बहुत ज़्यादा डर जाती है। उनके आसपास कोई नहीं था, वह बिल्कुल अकेली थी। वह लड़के रूहानी को खींचते हुए लेकर जाने लगे। तभी उनमें से एक नीचे गिरकर दर्द से चिल्ला उठता है। सभी सामने देखते हैं तो वहाँ एक लड़का ब्लैक कलर के बिजनेस सूट में खड़ा था। उसकी आंखें काले रंग के सेट से छुपी हुई थी। उसे देखते ही सब रूहानी को छोड़कर भाग जाते हैं। वही रूहानी सबको देखती है, फिर बिना उस लड़के पर ध्यान दिए जाने लगती है। वह लड़का रूहानी के पीछे आने लगा। ओए भाई की साली, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि कोई तुम्हारी मदद करे तो उसको थैंक यू बोलना चाहिए। उस लड़के के बोलने पर रूहानी थोड़ा रुक कर बोलती, थैंक यू तब बोलना चाहिए जब वो थैंक यू बोलने के लायक हो और तुम उस लायक नहीं हो, दीदी के देवर। रूहानी वहाँ से जाने लगी तो वह लड़का खुद से बोला, घमंड तो देखो लड़की का, एक तो डर से कांप रही थी और मुझसे झगड़ा करने बोलो। रूहानी चलते चलते रुक जाती है। सामने से तेजस और रूही आ रहे थे। रूहानी के पीछे देख रूही बोली, वंश तुम यहाँ? तेजस का छोटा भाई वंश ठाकुर। वंश रूही के पास आकर बोला, हाँ भाभी, मेरी यहाँ पर मीटिंग थी और मुझे भाई ने बताया कि आप सब यहाँ हैं तो मिलने आ गया।
रूहानी तीनों को नज़रअंदाज करके चली जाती है। तेज रूहानी को ऐसे जाते देख वंश से बोला, क्या तुम दोनों के बीच फिर से झगड़ा हुआ? वंश चिढ़ते हुए बोला, भाई आपको अच्छे से पता है आपकी साली कितनी घमंडी और नकचढ़ी है, फिर भी ऐसा सवाल कर रहे हैं। तेजस यह सुनकर धीरे से बोला, दोनों बहनें एक समान हैं। रूही घूर कर तेजस को देखती है तो तेजस घबरा सा जाता है। वंश आगे देखकर बोला, मैं रूहान और अनुज से मिलने जाता हूँ। रूही मुस्कुराते हुए हाँ बोलती है। वंश वहीं जाता है तो रूही तेजस को घूर कर बोली, क्या कह रहे थे? तेजस मन ही मन बोला, तेज अब तो तू गया, क्या ज़रूरत थी रूह के सामने बोलने की। रूही बुरी तरह से तेजस को घूर रही थी। वहीं तेजस खुद के बचाने का तरीका खोज रहा था। तेजस रूही को देखकर बोला, रूह मुझे लगता है हमें खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेना चाहिए, ऐसे एक जगह खड़े नहीं रहना चाहिए। रूही अब भी वैसे ही तेज को घूरती रहती। तेज समझ गया कि आज तो वह नहीं बचने वाला। वंश रूहान और अनुज के पास जाता है। दोनों उसको पीट करके खड़े हुए थे। वंश सीधे जाकर दोनों को धक्का दे देता है। दोनों ही इसके लिए तैयार नहीं थे तो सीधे पानी में ही गिर जाते हैं। वहीं वंश यह देखकर जोर जोर से हंसने लगता है। रूहान और अनुज पानी से अपना सिर निकालकर उसे देखते हैं। वंश बहुत देर तक हंसते हुए दोनों को देखता है। वहीं दोनों उसे घूर कर देख रहे थे। वंश अपना हाथ पकड़कर बोलने लगा, क्या यार रूहान, आजकल तो तू कुछ ज़्यादा ही लापरवाह होते जा रहे हो। इस पर अनुज चिढ़ते हुए बोला, तुम दोनों के बीच मुझे क्यों पानी में ढकेला? रूहान आगे बढ़कर वंश का हाथ पकड़ लेता है। एकदम से उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, जिसे वंश देख लेता है। वंश कुछ समझ पाता उससे पहले रूहान खींचकर पानी में गिरा देता है। अनुज हंसते हुए बोला, बेडन रूहान। वंश पानी से सिर निकालकर रूहान को घूरने लगा। रूहान उसके अंदाज में मुस्कुराते हुए बोला, क्या यार वंश, तू तो मुझसे ज़्यादा लापरवाह होते जा रहे हो। रूहान के यह कहते ही वंश झटके से रूहान के गले लग गया। अनुज दोनों को देखकर मुस्कुराते हुए देखने लगा। वंश गले लगे हुए बोला, आई रियली मिस यू यार। अनुज पानी से निकलकर खुद को ऊपर से नीचे तक देखता है। वह पूरी तरह से भीग चुका था। कुछ देर में रूहान और वंश भी बाहर आते हैं। ध्रुव उठक बैठक करते हुए ज्येष्ठा को देखकर बोलता है, बेबी मैं सच कह रहा हूँ, दिव्या ने मुझे फंसाया है। मैंने आदित्य की बुराई की तो उसने मुझे ऐसा फंसा दिया। मैंने सच में ऐसा कुछ नहीं कहा। ज्येष्ठा ध्रुव की बातों को नज़रअंदाज करके आइसक्रीम खाने लगती है। वहीं आसपास घूम रहे लोग बस ध्रुव को उठक बैठक करते हुए देख रहे थे। कुछ हंस रहे थे तो कोई बातें कर रहे थे। बहुत देर बाद ज्येष्ठा अपनी जगह से उठकर ध्रुव के पास जाती है। ध्रुव राहत की सांस लेते हुए ज्येष्ठा को देखने लगा। ज्येष्ठा ध्रुव के गर्दन पर हाथ लपेट कर बोली, अगली पनिशमेंट तो मैं तुम्हें कमरे में जाकर दूंगी। बड़े केरल की लड़कियां पसंद आई है ना तुम्हें? ध्रुव का तो अब बेचारा सा मुंह बन गया। वहीं दूसरी तरफ रोनी जैसी सूरत बनाकर गौरव को ही देखकर बोली, गौरव प्लीज़ मुझे वो खाना है। गौरव रूमी के बातों को
नज़रअंदाज करते हुए जूस देते हुए बोला, इसे पियो। रूमी जूस को देखकर बुरा सा मुंह बना लेती है। वह मुंह फेर कर बैठ कर बोली, नहीं, मुझे ये पीना बकवास सा जूस, मुझे वो खाना है। बोलते हुए रूमी एक तरफ इशारे करती है। गौरव ने एक नज़र उस तरफ देखा, फिर रूमी को देखकर बोला, ये तुम्हारे लिए हेल्दी नहीं है। रूमी ने नाराज़गी से मुंह फेर लिया। ये देखकर गौरव बोला, बस आखिरी बार, इसके बाद मैं तुम्हें कुछ भी अनहेल्दी खाने के लिए नहीं दूंगा। रूमी ने जल्दी से हाँ में सिर हिला दिया। गौरव जाकर डिश लेकर आता है तो रूमी मज़े से खाने लगती है। वहीं गौरव उसे ऐसे देखकर मुस्कुराते हुए देखने लगता है। दिव्या बहुत देर से आदित्य को कॉल पर बात कर रही थी। दिव्या बात कर ही रही थी कि वह एकदम से बोली, मैं आपसे नाराज़ हूँ। आदित्य जवाब में बोला, मैं मना लूँगा। मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ। दिव्या फिर एक बार बोली। आदित्य का जवाब आता है, मैं ज़्यादा कोशिश करते हुए मना लूँगा। मैं आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ। मैं तुम्हें बहुत सारा प्यार करके मना लूँगा। आदित्य के यह कहते ही दिव्या के गाल सन से लाल हो जाते हैं। कुछ देर तक दोनों चुप ही हो जाते हैं। दिव्या धीरे से बोली, आई लव यू एंड आई रियली मिस यू मिस्टर हस्बैंड। इस पर आदित्य बस हाँ में जवाब देता है। आदित्य का रूखा सा जवाब सुनकर दिव्या चिढ़ते हुए बोली, सिर्फ हाँ में काम नहीं चलेगा, आप भी मुझे बोलिए। क्या बोलूं? आदित्य के बोलने पर दिव्या और भी ज़्यादा चिढ़ जाती। वह चिढ़ते हुए बोली, जो मैंने कहा आप भी कहिए। आदित्य नासमझ दिखाते हुए बोला, क्या कहा तुमने? दिव्या गुस्से से फोन को घूरने लगी। वह नाराज़गी से बोली, मुझे आपसे बात ही नहीं करना। आदित्य नॉर्मली बोलता है, ओके, जैसे तुम बोलो, बाय बाय। फिर बोलते ही आदित्य कॉल को कट कर देता है। वहीं दिव्या फ़ोन की स्क्रीन को देखती ही रहती है।